Hello everyone. So in the last lecture we studied about human eyes and eye defects. Okay. Today we are going to see some examples, some numerical examples based on human eye and eye defect. ठीक है, ह्यूमन आई के ऊपर और आई डिफेक्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो अक्सर आते हैं या आ सकते हैं एग्जाम्स में, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो बेटे स्टार्ट करने से पहले आपको एक दो टर्म होते हैं उसको मैं और सिखा देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो एक जो टर्म यूज होता है बेटा, उसको कहते हैं हम लोग लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई. ह्यूमन आई, ठीक है बेटे, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई. मान लो बेटे ये दो पॉइंट है. ठीक है, ये दो पॉइंट है. ओके, ये दो पॉइंट को अगर मैं देख पा रहा हूं, शायद आपको दिख रहा हो, तो क्या ये आपको सेपरेट सेपरेट दिख रहा है बेटे? ये दो पॉइंट्स है ना, ऑब्वियसली ये दो पॉइंट्स आपको क्या दिख रहे हैं? सेपरेट और सेपरेट दिख रहे हैं. बट ठीक है, सेपरेट सेपरेट दिख रहे हैं. बट अगर मैं इसको दूर से देखूं, ठीक है, अगर मैं इसको दूर से देखूं और दूर जाऊं, तो एक पल आएगा ऐसा बेटा, है ना, जब आपको ये दोनों सेपरेट सेपरेट नहीं दिखाई देंगे. ठीक है, ज्यादा दूर चले जाओगे तो ये आपको अलग अलग दिखाई नहीं देंगे. ओके, आ रही मेरी बात समझ में? ये आपको अलग अलग दिखाई नहीं देंगे. तो इसका मतलब है कि दो पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना, दो पॉइंट ऑब्जेक्ट को अगर मुझे क्या देखना है? क्लियर देखना है और डिस्टिंक्ट देखना है. डिस्टिंक्ट मतलब सेपरेट सेपरेट, अलग अलग, दोनों की इमेज मुझे प्रॉपरली, क्लियरली और डिस्टिंक्टली दिखाई दे. मतलब उन दोनों के इमेजेस क्या हो? अलग अलग, सेपरेट सेपरेट आपको दिखाई दे, ओवरलैपिंग ना हो. ठीक है, तब हम कहेंगे कि हाँ, उनके जो इमेजेस हैं हमें प्रॉपरली देख पा रहे हैं, हम उन इमेज को प्रॉपरली देख पा रहे हैं. ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में? तो ये दो पॉइंट्स को आप सेपरेट सेपरेट अच्छे से देख पाते हो या नहीं पाते हो, ये दो चीजों पर डिपेंड कर सकता है. एक तो बेटा कि इसके बीच की दूरी कितनी है, और दूसरा कि हम इसको कितने दूर से देख रहे हैं, मतलब है ना, ऑब्जेक्ट से हम कितने दूर हैं. तो बेटा अभी हम पास हैं तो ये दोनों पॉइंट सेपरेट सेपरेट दिख रहे हैं, लेकिन हम बहुत दूर जाएंगे तो हो सकता है ये दोनों पॉइंट्स हमें सेपरेट सेपरेट दिखाई नहीं दे. तो कौन डिसाइड करेगा ये चीज? तो वो टर्म है बेटा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. ये हमें बताता है कि हमें दो पॉइंट ऑब्जेक्ट के जो इमेज हैं वो सेपरेट सेपरेट दिखाई देंगे या नहीं देंगे. ठीक है, उसको जब बेटे दो ऑब्जेक्ट का इमेज हमें क्लियर दिखाई देता है, तो हम कहते हैं कि हमारा जो इमेज बना है ना, वो वेल रिजॉल्व्ड है. ठीक है, अच्छे से रिजॉल्व्ड है, उसका रिजोल्यूशन क्या है? अच्छा है. आ रही मेरी बात समझ में? लेकिन अगर वो दोनों इमेजेस अच्छे से दिखाई नहीं देते हैं, सेपरेट सेपरेट दिखाई नहीं देते हैं, तो इसका मतलब है कि उसका रिजोल्यूशन खराब है ना, उसका रिजोल्यूशन क्या है? खराब है. जैसे कि आप देखते हो कुछ कैमरे, आजकल के जो लेटेस्ट कैमरे आ रहे हैं वो कैसे हैं बेटा? HD कैमरा, है ना, HD कैमरा होता है. और जो स्टार्टिंग में फोन आते थे, मल्टीमीडिया फोन आते थे, तो आप देखा करते थे कि उसका रेजोल्यूशन उतना अच्छा नहीं होता था, है ना, बहुत कम रेजोल्यूशन होता था. तो उसके जो इमेज होते थे उसको थोड़ा सा जूम करो तो क्या होने लगता था? फटने लगता था, है ना, ब्लर दिखाई देने लगता था. क्यों? क्योंकि वो दो पॉइंट ऑब्जेक्ट को उतना ज्यादा रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, उतना ज्यादा अच्छे से क्लियरली दिखा नहीं पा रहा है. लेकिन आज के इमेज देखो, आप उसको जूम करो तो ऐसा भी होता है कि एकदम बिल्कुल आपको जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं, पोर्स हैं, पोर्स तक दिखाई देते हैं, इतना अच्छे से वेल रिजॉल्व्ड होता है. ठीक है, तो वो रिजोल्यूशन का कमाल होता है. ठीक है, तो रिजोल्यूशन का अपोजिट आगे हम लोग पढ़ेंगे, रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, और उसके पहले अपने को पढ़ना होता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. दोनों में रिलेशन है, वो आगे चल करके पढ़ेंगे. तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होता है कि वो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट्स के बीच का वो मिनिमम डिस्टेंस जिस पर रखे दो ऑब्जेक्ट्स को हमारा आई जो है वो क्लियरली, डिस्टिंक्टली, सेपरेटली, वेल मैनर में इमेज को दिखा सके हमें, उसको कहते हैं बेटा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. ठीक है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. आ रही मेरी बात समझ में? तो वी विल डिफाइन इट
the minimum distance between two point objects, the minimum distance between two point objects which can be seen clearly and distinctly by human eye is called limit of resolution of human eye। ओके बेटे, इसको कहते हैं हम लोग लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। इसकी वैल्यू, ठीक है, फॉर अ ह्यूमन आई लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज 1 डिग्री। कितना होता है बेटा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन? 1 डिग्री। क्लियर है? आप मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, फॉर अ ह्यूमन आई लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए? 1 डिग्री होना चाहिए। ओके, क्या होना चाहिए? 1 डिग्री होना चाहिए। समझ गए मेरी बात? तो यहां पर देखो बेटे, जैसा कि मैंने बोला, ये आपका 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ओके, मान लो इसके बीच की डिस्टेंस क्या है बेटा? d है। और मान लो मैं कहां से देख रहा हूं बेटा? यहां से देख रहा हूं। ठीक है, जब मैं यहां से देखूंगा बेटे, अब चूंकि ये बहुत छोटा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा दिखाता हूं ताकि मैं अच्छे से समझा पाऊं आपको। ठीक है, तो ये मान लो बेटा एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसके बीच की दूरी क्या है? स्मॉल d है। तो जब मैं यहां से देखूंगा तो देखो ये ऐसा और ये ऐसा। ठीक है, यहां पर से मैं देख रहा हूं, तो ये मेरा ह्यूमन आई है। ठीक है, ये यहां पर मैं देख रहा हूं, तो ये हमारे आईज पर कितना एंगल बना रहा है? ठीक है, सपोज थीटा। ठीक है, कितना एंगल बना रहा है बेटा? थीटा एंगल बना रहा है। और हमारा ह्यूमन आई का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है? 1 डिग्री है। ठीक है, हमारे आईज का एंगल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है? 1 डिग्री है। तो ये जो एंगल बनना चाहिए ना, वो हमेशा क्या होना चाहिए? या तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ठीक है, थीटा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के। ठीक है, तभी हमें वो क्या होगा? अच्छे से अलग अलग सेपरेटली डिस्टिंक्टली दिखाई देगा। इससे कम एंगल बनाएगा तो फिर हमारा जो आई है ना, उन दोनों पॉइंट को अलग अलग नहीं देख पाएगा, वो ओवरलैप हो जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है, तो ये जो थीटा बनाए वो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन से बड़ा या बराबर होना चाहिए। दिस पॉइंट यू शुड कीप इन योर माइंड। ओके, इसको आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है अच्छी तरीके से। ओके, एक एग्जांपल करेंगे तो हमें बेहतर ढंग से ये समझ में आएगा। ठीक है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। चल एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटे। चलो, क्वेश्चन कह रहा है एग्जाम्पल, ए पर्सन विशेस टू डिस्टिंग्विश between two pillars located at a distance of 11 kilometer, what should be the minimum distance between the pillar? What should be the minimum distance between the pillars? ठीक है,
पिलर्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए। ओके, तो बेटे देखो क्या बोलता है कि एक पर्सन जो है वो क्या चाहता है, डिस्टिंग्विश मतलब अलग अलग पहचानना चाहता है दो पिलर को। ओके, तो मान लो बेटा ये एक पिलर है और ये दूसरा पिलर है, पिलर ए और पिलर बी। और आदमी कहाँ है, यहाँ पर है पर्सन। तो बेटे यहां से रेज आएगी इस पॉइंट से इधर, और यहां से रेज आएंगी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इस पर्सन के आई पर कितना एंगल बनाएगा, थीटा। ठीक है बेटा, ये मान लो इनके बीच की दूरी है स्मॉल डी। ठीक है बेटा, तो ये किसका काम करेगा, कैपिटल डी यानी 11 किलोमीटर। ठीक है, दिस इज 11 किलोमीटर। ओके, और ये है स्मॉल डी। तो आपको पता तो है बेटा ये एंगल कितना होगा, है ना, प्लेन एंगल वाला कंसेप्ट लगाओगे, थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, एल बाई आर। तो ये यहाँ पर डी बाय कैपिटल डी हो जाएगा। तो जैसा कि हमने देखा है कि हमारे जो आईज होती है उसका क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या है, 1 डिग्री है ना, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या है, 1 डिग्री है। और उस लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन से ये एंगल हमेशा क्या होना चाहिए, या तो बड़ा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। तो बड़ा हुआ तो बड़ा हो गया भाई, और बराबर सबसे मिनिमम केस हुआ। मिनिमम केस बराबर या बड़ा, 10 या 10 से अधिक, तो सबसे छोटा कौन हुआ बेटा, 10 ही हुआ ना। ठीक है, तो जो मिनिमम लेना है अपने को तो इक्वल टू वाला ले लेंगे। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1 डिग्री, है ना, कम से कम 1 डिग्री तो बनाना ही चाहिए, तभी जाकर के सेपरेटली दिखाई देगा। तो बेटे यहाँ पर अपने को डी निकालना है, और कैपिटल डी कितना है, 11 किलोमीटर, यानी 11 इंटू 10⁻³ शुड बी इक्वल टू 1 डिग्री। अच्छा, डिग्री क्या है बेटा, एसआई यूनिट नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एसआई यूनिट में बदलना पड़ेगा। तो 1 डिग्री कितना होता है बेटा, सॉरी मैंने कुछ गलत बोला है, यस बेटा, इसके पहले मैंने क्या बोला आपको, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन 1 डिग्री बोला है क्या, आप इसको करेक्ट कर लो, 1 डिग्री नहीं, ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट, सॉरी, है ना, करेक्शन, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई कितना होता है बेटा, 1 मिनट। मिनट का सिंबल क्या होता है, ये होता है, ठीक है, 1 मिनट। ओके, तो कितना होना चाहिए बेटा, 1 मिनट होना चाहिए इसको। ठीक है, 1 मिनट 1 सेकेंड, याद है ना, डबल किया तो सेकेंड हो जाते हैं, तो कितना होता है, 1 मिनट होता है। ठीक है, तो d बाय 11 इंटू 10⁻³ शुड बी इक्वल टू 1 मिनट। ठीक है, अच्छा, मिनट और डिग्री में क्या रिलेशन होता है, तो आपको याद होगा बेटा कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकेंड। याद है, क्लास 11th के यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में हमने ये सारी चीजें सीखा था। तो बेटा 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 1/60 डिग्री। ठीक है, तो दिस शुड बी इक्वल्स टू 1/60 डिग्री। अच्छा, एसआई यूनिट क्या होता है बेटा, एंगल का रेडियन होता है, तो अपने को डिग्री को क्या करना पड़ेगा, रेडियन में बदलना पड़ेगा, है ना। तो इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, चलो ठीक है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, d बाय 11 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू 1/60, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180। ठीक है, तो ये हो गया बेटा एसआई यूनिट में। देयरफॉर स्मॉल d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/60 इंटू π/180 इंटू 11 इंटू 10⁻³। ठीक है, अपन इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, तो आ जाएगा हमारा कि वो दूरी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, वैसे भी देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये रह जाएगा कितना, 110 π/6 इंटू 18। ठीक है, और कट सकता है 55/3, तो 55 π/3 इंटू 18। ठीक है, 55 π/3 इंटू 18। ठीक है, आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, सिंप्लीफाई करके आप लिख लेना बेटा। ठीक है, ओके, सो दिस इज योर आंसर। इसके बीच में कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, इतनी दूरी होनी चाहिए, तब जाकर के वो आदमी क्या कर पाएगा, दोनों पिलर को सेपरेट डिस्टिंग्विश्ड इमेज आइडेंटिफाई कर पाएगा। ओके बच्चे, आ गई मेरी बात समझ में। तो चलो, ये रही कहानी, या तो इतनी होनी चाहिए या इससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है,
तो आई होप कि आपको लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन समझ आ गया। नेक्स्ट इज परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई। परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई। तो जैसा कि आपको पता है बच्चे कि अगर हमने अपने आई के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा, लाइक है ना, ये पेन हमने अपने आईज के सामने रखा, तो इसका इमेज क्या होगा, हमारा आई लेंस रेटिना के ऊपर बनाएगा, है ना, इसका इमेज रेटिना के ऊपर बनेगा। ठीक है, और वो रेटिना के ऊपर जो इमेज बनेगा वो ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू कहाँ जाएगा, ब्रेन को जाएगा। ब्रेन उसको समझता है, याद रखता है। ठीक है, अब बेटे अगर मान लो मैंने ये मार्कर सामने रखा और फिर हटा लिया, ठीक है, तो इसकी जो मेमोरी है ना, इस पेन का जो इमेज है वो हमारे ब्रेन में 1/10 सेकेंड तक रह जाता है। मतलब ऑब्जेक्ट के हटाने के बाद भी 1/10 सेकेंड तक उसकी प्रोसेसिंग चलती रहती है। आ रही मेरी बात समझ में? ऑब्जेक्ट को हटा लेने के 1/10 सेकेंड यानी 0.1 सेकेंड तक उस इमेज की प्रोसेसिंग चल रही होती है, यानी उस इमेज की जो डेटा है वो अभी भी रह जाता है। ठीक है बेटे, तो अगर उस 0.1 सेकेंड के अंदर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ले आओगे, है ना, क्योंकि अभी पहले वाले ऑब्जेक्ट की इमेज अभी वहां से हटी नहीं है, तो दूसरे वाले का इमेज अगर उस दौरान, है ना, ला लोगे, है ना, उसी समय उसके बीच में ही 0.1 सेकेंड से पहले ही अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके पास आ जाएगा, ठीक है बेटा, तो अभी पहले का मेमोरी खत्म नहीं हुआ है और दूसरा बन गया, तो वो दोनों आपको क्या होंगे बेटा, कंटिन्यूएशन में दिखेंगे। ठीक है, फिर वो उसके 0.1 सेकेंड के अंदर ही मान लो कोई और ऑब्जेक्ट ले आया, और ऑब्जेक्ट ले आया, और ऑब्जेक्ट ले आया, तो इस तरीके से वो जो इमेजेस हैं वो क्या हो जाएंगे बेटा, एक दूसरे इमेज के बीच में आप ये नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे बेटा, डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, डिफरेंस नहीं नजर आएगा आपको उनके बीच में। ऐसा लगेगा कि वो भी है, वो भी है और वो भी है। आ रही मेरी बात समझ में? वो 2, 3, 4 सब एक साथ आपको नजर आएंगे। क्लियर है? तो ये आपको कंटिन्यूएशन में ये सारे इमेजेस आपको दिखाई देंगे। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपको जो फीलिंग आती है वो लाइव वाली फीलिंग आती है। लाइव मतलब ऐसा सजीव चित्रण, मतलब फिल्म, जैसा आप मूवी देखते हो तो वो मूवी वाली कंसेप्ट आ जाती है आपके अंदर। मूवी कुछ नहीं है, वो भी फोटोग्राफी ही है। ठीक है, वो भी क्या है, फोटोग्राफी ही है, लेकिन उस फोटोग्राफी को मीन्स फोटोज को आपके नजरों के सामने से बहुत तेजी से गुजारा जाता है। जब वो बहुत तेजी से गुजरता है हमारे नजरों के सामने से, तो क्या होता है बेटा, एक की मेमोरी अभी खत्म नहीं हुई, दूसरी आ गई, दूसरी की खत्म नहीं हुई, तीसरी आ गई, तो वो सब आपको कंटिन्यूएशन में चलते हुए दिखाई देते हैं। आ गई मेरी बात समझ में? तो ये जो किसी ऑब्जेक्ट के इमेज की जो मेमोरी है वो 1/10 सेकेंड तक रह जाने की जो प्रॉपर्टी है, फेनोमेना है, इसको हम कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई। मतलब इमेज का 1/10 सेकेंड तक यानी 0.1 सेकेंड तक परसिस्ट कर जाना। परसिस्ट करना मतलब क्या होता है बेटा, रह जाना। ठीक है, तो इस चीज को कहते हैं बेटे परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई। और इसी परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई का फायदा उठा करके हम लोग मूवी के मजे लेते हैं। ठीक है, मूवी मतलब लाइव मूवी का मजा लेते हैं। वो भी फोटोग्राफी है, बट उस फोटोग्राफ को बहुत तेजी से आपकी नजरों के सामने से गुजारा जाता है। ओके, आप बचपन में आपने पता नहीं देखा है या नहीं देखा है, हम जब छोटे थे, है ना, हम जब छोटे थे तो मेला जाया करते थे। मेले में वो आता था इस तरीके से, बायोस्कोप बोलते हैं या समथिंग बोलते हैं, उसमें ऐसा बॉक्स होता था, बॉक्स में एक छोटी सी होल होती थी, हमें उसमें क्या करता था, आंख लगा के देखने बोलता था, और वो ऐसा घुमाता था तो उधर से फोटो गुजरते थे, और वो तेजी से घुमाता था तो वो फोटोज ऐसा लगता था कि उसमें फिल्म चल रही है। ठीक है, मूवी चल रही है, ऐसा होता था, ऐसा हम लोग देखते थे। आपने भी शायद देखा होगा या नहीं देखा होगा, तो आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हो, उन्होंने जरूर देखा होगा। ठीक है, तो परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई क्या है बेटा, दी memory of image, the memory of image formed
by the eye lens persist for 1/10 second after the removal of object. This phenomena is known as persistence of human eye. ठीक है बेटे, तो अपन जो मूवी देखते हैं उसमें इसी फिनोमेना का यूज किया जाता है। क्लियर है मेरी बात? तो हो गई भाई कहानी परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई की। अब अगर हम बात करें बेटा आई डिफेक्ट्स का, ठीक है, आई डिफेक्ट्स, तो जो मेजर आई डिफेक्ट्स हैं, जो मेजर आई डिफेक्ट्स हैं वो है मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। है ना, ये दो तरह के आई डिफेक्ट्स सबसे ज्यादा कॉमन है। तो मायोपिया में क्या होता है बेटा? मायोपिया में आपको नियर का जो पॉइंट है वो सही रहता है ना, नियर पॉइंट इज फाइन, ठीक है। फार पॉइंट क्या रहता है? फार पॉइंट इज डैमेज्ड, ठीक है। मायोपिया में यानी नियर साइटेडनेस में नियर आपको सही से दिखता है और फार आपको सही से नहीं दिखता। हाइपरमेट्रोपिया में उल्टा होता है, इसमें आपको फार पॉइंट फाइन होता है, फार पॉइंट इज फाइन, बट नियर पॉइंट क्या होता है बेटा? नियर पॉइंट इज डैमेज्ड। ओके बेटे, क्लियर है? तो बेटा अगर आपको मायोपिया हुआ है तो इसको ठीक करने के लिए आप क्या यूज करते हो? मायोपिया के लिए आप कनकेव लेंस यूज करते हो, कनकेव लेंस। और हाइपरमेट्रोपिया के लिए क्या यूज करते हो? कन्वेक्स लेंस, है ना। आगे मेरी बात समझ में? तो बेटा जब हमें इसको ठीक करना होगा तो हम कनकेव लेंस लगाएंगे और इसको ठीक करना होगा तो कन्वेक्स लेंस लगाएंगे। लेकिन सबके लिए ये सेम फोकल लेंथ वाला कनकेव लेंस तो यूज नहीं करेंगे, या सभी के लिए सेम फोकल लेंथ वाला कन्वेक्स लेंस भी यूज नहीं करेंगे। हर एक पर्सन का अलग अलग पावर का लेंस यूज करना पड़ता है। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे कि इसको कनकेव लेंस लगाना है तो कितने पावर का लगाना है, इसको कन्वेक्स लेंस लगाना है तो कितने पावर का लगाना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? ठीक है, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो कैसे सॉल्व करना है वो समझो। तो जैसे कि मान लो किसी को मायोपिया हुआ है बेटा, ठीक है, मायोपिया हुआ है तो इसका मतलब है कि फार पॉइंट बिगड़ गया है उसका, ठीक है। उसके किस चीज में खराबी आई बेटा? फार पॉइंट में खराबी आई। मायोपिया हुआ है अगर किसी को तो उसका फार पॉइंट डैमेज्ड है, फार पॉइंट उसका बिगड़ गया है। अच्छा, एक्चुअल में फार पॉइंट क्या होता है बेटा? तो एक्चुअल फार पॉइंट जो है वो है इंफिनिटी, ठीक है। तो इसमें एक्चुअल फार पॉइंट क्या तो सबसे पहले अपना जो फोकस है इस बात पर ले जाओ कि कौन सा चीज बिगड़ा है। तो फार पॉइंट बिगड़ा है, तो अब फार पॉइंट के बारे में सोचो। तो एक्चुअल फार पॉइंट क्या होता है? एक्चुअल फार पॉइंट होता है इंफिनिटी, है ना। एक्चुअल फार पॉइंट क्या होता है? इंफिनिटी होता है। अब जो सवाल रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको लिखा रहेगा कि वो इससे पीछे नहीं देख पाता है, ठीक है। एक्चुअल में कहां तक देखना चाहिए? इंफिनिटी तक, बट वो क्वेश्चन में कहेगा कि 100 मीटर से पीछे नहीं देख पाता है, 10 सेंटीमीटर के पीछे नहीं देख पाता है, 40 सेंटीमीटर के पीछे नहीं देख पाता है, 100 सेंटीमीटर के पीछे नहीं देख पाता है, इस तरीके का बोलेगा। तो इसका मतलब उसको देखना कहां तक चाहिए? एक्चुअल में अगर वो हेल्दी होता तो इंफिनिटी तक देखना चाहिए, बट उसकी आंख चूंकि खराब हो चुकी है, उसका फार पॉइंट चूंकि खराब हो चुका है, तो वो एक लिमिट तक ही देख पाता है, तो वो आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो वो जो फार पॉइंट है वो क्या है? बिगड़ा फार पॉइंट है, ठीक है, डैमेज्ड फार पॉइंट है ना, उसको क्या बोलेंगे? डैमेज्ड फार पॉइंट, डैमेज्ड फार पॉइंट, ठीक है। तो ये दो बातें होंगी, वो गिवन रहेगा। ये क्या रहेगा बेटा? गिवन रहेगा क्वेश्चन में। अब आपको सिर्फ करना क्या है?
आपको सिर्फ करना क्या है, जो एक्चुअल है ना बेटा उसको आपको u मानना है, और जो डैमेज्ड है ना उसको v मानना है, और उसके बाद लेंस फॉर्मूला यूज कर लेना है, एंड यूज लेंस फॉर्मूला, यानी 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो इसमें u कौन सा यूज करना है, दिस वन, एंड v क्या यूज करना है, दिस वन। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में। और दूसरी बात जो आपको याद रखना है, आप u भी निगेटिव लेंगे और v भी निगेटिव लेंगे। ठीक है, दोनों के दोनों वैल्यूज क्या लेंगे आप, नेगेटिव लेंगे। क्लियर है मेरी बात, दोनों के दोनों चीज जो लेंगे नेगेटिव लेंगे। इससे आपको 1/f जो आएगा, ये 1/f ही तो पावर होता है ना बेटा, सो दिस विल बी द पावर। ओके, दिस विल बी द पावर। इतने पावर का लेंस आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली बेटे किसी को अगर हाइपरमेट्रोपिया हुआ है तो आप सोचो क्या खराब हुआ होगा, उसका नियर पॉइंट खराब हुआ है ना बेटे। तो अपना दिमाग सबसे पहले इस चीज पर लगाओ कि कौन सा चीज डैमेज हुआ है, फार पॉइंट तो फार पॉइंट, नियर पॉइंट तो नियर पॉइंट। तो मायोपिया के केस में फार पॉइंट डैमेज होगा, हाइपरमेट्रोपिया के केस में नियर पॉइंट डैमेज होगा। ओके, तो नियर पॉइंट डैमेज हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, सी। तो अब आप देखो कि नियर पॉइंट एक्चुअल क्या होता है। तो एक्चुअल नियर पॉइंट कितना होता है बेटा बताओ। तो एक्चुअल नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, और ये आपको बोलेगा कि इसका डैमेज होकर के कितना हुआ है। ठीक है, आपको बोलेगा कि इससे करीब नहीं देख पाता ऐसा। ठीक है, इस तरीके से दिया रहेगा, तो वो क्या हो गया बेटा, डैमेज्ड नियर पॉइंट हो गया। ठीक है, डैमेज्ड नियर पॉइंट, ठीक है, वो गिवन रहेगा। ठीक है, दिस विल बी गिवन। अगेन आपको क्या करना है बेटा, एक्चुअल वैल्यू को क्या लेना है, u लेना है, और डैमेज्ड वैल्यू को क्या लेना है, v लेना है। एक्चुअल वैल्यू को क्या लेना है, u लेना है, और डैमेज्ड वैल्यू को क्या लेना है, v लेना है, और दोनों हमेशा क्या लोगे, नेगेटिव। दोनों चीज क्या रहेगा, नेगेटिव, u भी नेगेटिव रहेगा और v भी नेगेटिव रहेगा। और फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लोगे, यानी 1/f का कैलकुलेट कर लोगे, दैट मींस कि आपको पावर मिल जाएगा। तो देखो भाई, पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन ये है कि आपको पहले ये देखना है कि क्या डैमेज हुआ है। समझ गए क्या मेरी बात, क्या डैमेज हुआ है। उस डैमेज अगर फार पॉइंट हुआ है तो एक्चुअल फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी, दैट विल बी यूज्ड एज u। कितना हो चुका है डैमेज होने के बाद उसका फार पॉइंट, वो हो जाएगा आपका v एंड कैलकुलेट इट। सिमिलरली अगर नियर पॉइंट डैमेज हुआ है तो एक्चुअल नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर, दैट विल बी योर u, और कितना डैमेज होकर के हो चुका है, दैट विल बी योर v, एंड कैलकुलेट योर क्या चीज बेटा, 1/f यानी पावर। ठीक है, तो चलो इस इंफॉर्मेशन को अपन यूज करेंगे और देखेंगे कि इसके ऊपर के प्रॉब्लम्स को कैसे बनाना है। ठीक है, चलो क्वेश्चंस लेंगे। एग्जाम्पल क्या कह रहा है बेटा, ए पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड 40 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आई। ए पर्सन कैन नॉट सी objects, cannot see distinctly any object placed beyond 40 centimeter, any object placed beyond 40 centimeter, beyond 40 centimeter from his eye, okay, from his eye. Calculate the power of the lens, calculate the power of the lens which will enable him to see, distant stars clearly,
ठीक है, तो ये रहा आपका सवाल। तो सबसे पहले ये देखो, आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जा रहा है, ए पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर के दूर की चीजों को नहीं देख पा रहा है। मतलब क्या नहीं देख पा रहा है बेटा? दूर की चीजों को सही सही वो नहीं देख पाता है। ठीक है, तो दूर की चीजों को सही सही नहीं देख पाता है, मतलब उसको क्या हुआ है बेटा? नियर साइटेडनेस हुआ है, मायोपिया हुआ है। पास की चीजों को देख पाता है, दूर की चीजों को नहीं देख पाता है, मतलब उसको क्या हुआ है? नियर साइटेडनेस हुआ है, मायोपिया हुआ है। तो पहला सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसको कौन सी बीमारी हुई है? तो बेटे इसको मायोपिया हुआ है। समझ गए बात को? तो कौन सा लेंस लगेगा इसको ठीक करने में? तो आपको पता है कि नियर साइटेडनेस, मायोपिया को ठीक करने के लिए माइकेव यानी कनकेव लेंस लगेगा। तो वी विल यूज कनकेव लेंस। ठीक है, अब अपने को कैलकुलेट करना है कि उसका पावर क्या होगा, कितने पावर का कनकेव लेंस लगाना पड़ेगा। फॉर दैट तो आप देखो बेटा, क्या चीज बिगड़ गया है? क्या चीज उसको नहीं दिख रहा है? 40 सेंटीमीटर से पीछे नहीं दिख रहा है। 40 सेंटीमीटर से पीछे नहीं दिख रहा है, जबकि दिखना कितना चाहिए? इन्फिनिटी तक देखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए बेटा? इन्फिनिटी तक। तो डैमेज्ड एक्चुअल क्या है बेटा? इन्फिनिटी होता है, तो उसको अपन u यूज करेंगे माइनस के साथ, और डैमेज होकर के कितना हो गया है? 40 सेंटीमीटर, तो उसको क्या यूज करेंगे? v के रूप में यूज करेंगे, यानी -40। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो देयरफॉर देखो 1/v की जगह -40 माइनस 1/u की जगह -इन्फिनिटी 1/f, ये कैंसिल हो गया बेटा। तो देखो हमारे पास क्या आ रहा है? -1/40 इज इक्वल टू 1/f। ठीक है बेटे, ये 40 किस में है? सेंटीमीटर में है ना। तो पावर चाहिए तो क्या चाहिए करना पड़ेगा बेटा? इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया f इक्वल्स टू क्या हो गया? -40 सेंटीमीटर, है ना। देयरफॉर -0.4 मीटर हो गया। तो देयरफॉर पावर क्या होता है बेटा? 1/f, दैट इज 1/-0.4, जो कि क्या हो जाएगा? -2.5। सो पावर इज -2.5 डायोप्टर। यहाँ नेगेटिव क्या शो कर रहा है बेटा? नेगेटिव शो कर रहा है कनकेव लेंस को, है ना। नेगेटिव क्या शो कर रहा है? कनकेव लेंस, क्योंकि किसका पावर नेगेटिव होता है बेटा? किसका पावर नेगेटिव होता है? या आप यहां से देख पा रहे हो, फोकल लेंथ नेगेटिव आया। नेगेटिव फोकल लेंथ किसका होता है? कनकेव लेंस का होता है। तो वी हैव टू यूज कनकेव लेंस ऑफ डायोप्टर, पावर 2.5 डायोप्टर। ठीक है, 2.5 डायोप्टर का अपने को ये यूज करना पड़ेगा, कनकेव लेंस। चलो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। एग्जांपल क्या कह रहा है बेटा? व्हाट इज द पावर ऑफ द आई लेंस? what is the power of eye lens what is the power of the eyeglasses worn by a person whose worn by the person whose far point is 5 meter, whose far point is 5 meter। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो देखो बेटा, फार पॉइंट इसका कितना है? 5 मीटर है। तो बताओ ये सही फार पॉइंट है क्या? सही फार पॉइंट क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। सही फार पॉइंट क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? इन्फिनिटी, और खराब होकर के क्या हो गया है? 5 मीटर। तो ये हो गया बेटा -5। ठीक है, ये क्या हो गया? -5। व्हाट वी वांट? पावर। ठीक है, तो चूंकि आपको पता है बेटा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, तो 1/v इज -5 माइनस 1/- इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 1/। तो देखो ये आ गया 1/f इक्वल्स टू -1/5। ठीक है, -1/5, तो f इक्वल्स टू -5 मीटर, ऐसा हो गया बेटे। ठीक है, देयरफॉर या तो यहां से आप डायरेक्टली लिख सकते हो, पावर इक्वल्स टू क्या हो गया? -1/5 यानी
पावर इक्वल्स टू माइनस 0 पॉइंट, क्योंकि ये ऑलरेडी मीटर में था, है ना, ये फोकल लेंथ ऑलरेडी मीटर में है, तो माइनस 0.2 डायोप्टर, ठीक है। सो पावर शुड बी माइनस 0.2 डायोप्टर। क्लियर है मेरी बात? ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है बेटा, कनकेव लेंस अगेन, बिकॉज क्या खराब हुआ है बेटा, फार पॉइंट खराब किस में होता है, मायोपिया में। क्लियर है मेरी बात? आगे देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी एग्जाम्पल बोल रहे बेटा, ए फार साइटेड मैन कैन नॉट फोकस डिस्टिंक्टली, ए फार साइटेड मैन कैन नॉट फोकस डिस्टिंक्टली, cannot focus distinctly on objects closer than 1 meter, closer than 1 meter. What is the power of the lens? What is the power of the lens? Power of the lens that will permit him to read, that will permit him to read from a distance of 40 centimeter, from a distance of 40 सेंटीमीटर, फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। आगे मेरी बात समझ में? तो यहां आप देखो बेटा क्या चीज है, फार साइटेड, यानी उसको कौन सी बीमारी हुई बेटा, फार साइटेडनेस, यानी हाइपरमेट्रोपिया हुआ है। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है बेटा, फार पॉइंट करेक्ट होता है, और कौन सा पॉइंट खराब होता है, नियर पॉइंट खराब होता है। तो यहाँ क्या खराब है बेटा, नियर पॉइंट खराब है, ठीक है। तो नियर पॉइंट एक्चुअल में क्या होता है, 25 सेंटीमीटर, नियर पॉइंट एक्चुअल में क्या होता है, 25 सेंटीमीटर, लेकिन उसका नियर पॉइंट खराब होकर के कितना हो गया बेटा, 1 मीटर हो गया, है ना। उसका नियर पॉइंट खराब होकर के क्या हो गया है, 1 मीटर। तो मैंने क्या बोला है बेटा आपको, जो डैमेज्ड है उसको क्या यूज करना है, v के तौर पर। सो दिस इज v, कितना, 1 मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। तो ये देखो v मिल गया। अब u आपको एक्चुअल में, अगर आपको सिंपली ऐसे बोल कहां पर रख के पढ़ना है ये नहीं बोला होता, सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन होता, तो यू हम किसको लेते हैं बेटा, जो एक्चुअल नियर पॉइंट होता है, जो कि 25 सेंटीमीटर। बस इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, वो आपको बोल दिया है कि कहां के रखे ऑब्जेक्ट को पढ़ना है, 40 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो इन दिस कंडीशन 40 सेंटीमीटर विल बी योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी u माइनस में, ठीक है। डैमेज्ड वाला v और जितने पर रख के पढ़ना है आपको वो क्या है, 40, ठीक है। तो ऐसी हो गई कहानी। तो आपको पता है बेटा 1/f इक्वल्स टू क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। सो 1/v क्या होगा, -100, माइनस 1/u क्या है, -40। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, आई थिंक 200 होना चाहिए। तो ये -2 प्लस 5, दिस इज 3/200, 1/f इक्वल्स टू, देयरफॉर f इक्वल्स टू 3/200, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, 3/200, क्या चीज आया बेटा, ये अभी सेंटीमीटर में, ठीक है। ये क्या हो गया, 3/200 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है मेरी बात? उल्टा किया ना मैंने, 200/3 होगा ना, सॉरी 200/3 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में बदलना हो बेटा तो क्या होगा, क्या होगा बेटा, 2/3 मीटर, ठीक है। तो पावर क्या होता है बेटे, 1/f, तो 1/2/3, ठीक है, 1/2/3, सो 3/2 यानी 1.5 डायोप्टर, दिस टाइम इट इज पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है बेटा, कन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं हम लोग, इस बार क्या कर रहे हैं, कन्वेक्स लेंस ऑफ 1.5 डायोप्टर। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये क्या है, हाइपरमेट्रोपिक आई था, हाइपरमेट्रोपिक आई ठीक करने के लिए क्या लगाएंगे हम, तो कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। तो
लेट्स सी, हाँ 1.5 डायोप्टर। ओके, गॉट दिस। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, कैसे करना है आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। चलो, वन लास्ट एग्जांपल। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द रीडिंग ग्लास, इसका पार्ट ए है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ रीडिंग ग्लास, what is the focal length of reading glass required by a person कहाँ गया whose near point is 90 centimeter, whose near point is 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, हाउ फार वुड द पर्सन हैव टू होल्ड, हाउ फार would the person have to hold, would the person have to hold a book to be able to read it while wearing reading glasses with a power of 2 diopter, with a power of 2 diopter। ठीक है, with a power of 2 diopter। ठीक है, so this is the question and in this question there are 2 parts। ठीक है, चलो तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट में बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ रीडिंग ग्लास रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन हुज नियर पॉइंट इज 90 सेंटीमीटर। उसका नियर पॉइंट 90 सेंटीमीटर। बताओ क्या ये सही नियर पॉइंट है? नहीं, ये सही नियर पॉइंट नहीं है, क्योंकि सही नियर पॉइंट क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या बोला बेटा, सही वाला क्या लोगे? u। तो u कितना हो गया? -25, और खराब वाला क्या लोगे? v, यानी -90 सेंटीमीटर। तो यहां से अपन क्या करेंगे बेटा, फोकल लेंथ निकालेंगे। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। सो 1/v कितना हो गया बेटा? -90, और माइनस 1/u क्या हो गया? -25 माइनस प्लस। सो -1/90 प्लस 1/25, दिस इज 1/f। तो इन दोनों के एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा? 9 3 27 9 36 9 25 45। आई थिंक ये हो जाना चाहिए 450। ठीक है, तो 9 5 सही कर रहा हूँ ना? तो 18 9 36 तो 9 25 45 -5 प्लस 25 से कितना हो जाएगा बेटा? 25 से 4 चौके 16 2 18 हो जाएगा क्या? 18 टाइम्स में 25 चौके 100 18। ठीक, तो 18 माइनस 5 क्या हो गया? 13/450। 1/f इक्वल्स टू देयरफॉर f इक्वल्स टू 450/13 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ इज 450/13 सेंटीमीटर। 450/13 सेंटीमीटर, करेक्ट। ठीक है, तो देखो यहां से हमें मिल गया कि फोकल लेंथ उस लेंस का, रीडिंग ग्लास का क्या होना चाहिए। तो क्या है बेटा, देखो नियर पॉइंट खराब हुआ है। नियर पॉइंट किस में खराब होता है बेटा?
हाइपरमेट्रोपिया में। और हाइपरमेट्रोपिया ठीक करने के लिए क्या चाहिए आपको, कन्वेक्स लेंस चाहिए। कन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होना चाहिए, देखो पॉजिटिव आया, इट रिप्रेजेंट कि हमें कौन सा लेंस लगेगा, कन्वेक्स लेंस लगेगा। यानी हमेशा याद रखना बेटा, रीडिंग ग्लास के रूप में क्या यूज करते हैं अपन, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, रीडिंग ग्लास के रूप में कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। तो इन दिस कंडीशन हमें कितना फोकल लेंथ का लगेगा, इतना लगेगा। आगे देखो बेटा सेकेंड पार्ट, हाउ फार वुड द पर्सन हैव टू hold a book to be able to read it while wearing reading glasses with a power of 2 diopter। ठीक है, तो इन दिस कंडीशन आपको दिख रहा है बेटा कि इसका डैमेज्ड नियर पॉइंट कितना है, डैमेज्ड नियर पॉइंट 90 सेंटीमीटर है। तो एक तो ये तो श्योर है कि v इक्वल टू क्या लेना है आपको, -90 सेंटीमीटर लेना है। और कहां पर रखना है ऑब्जेक्ट को, यानी u आपको फाइंड आउट करना है। और आपको पावर दिया हुआ है, यानी 1/f दिया हुआ है कितना बेटा, 2 डायोप्टर। ठीक है, 1/f दिया हुआ है 2 डायोप्टर। तो देयरफॉर f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 1/2। और 1/2 यानी 0.5, ये मीटर में हुआ तो सेंटीमीटर में क्या होगा बेटा, 50 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। तो यूज करो बेटा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v -90 माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, f इज +50। सो 1/u इज इक्वल्स टू -1/90 और -1/50। ये इनका कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा बेटा 450। ठीक है, 9×5 = 45 -5 9 9×5 = 14 -14/450। देयरफॉर u इक्वल्स टू -450/14 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड दिस, इट विल बी योर आंसर। ठीक है, इट विल बी योर आंसर। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो देखो बहुत ही आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिफेक्ट्स, आई डिफेक्ट्स के ऊपर के प्रॉब्लम को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, देखो बेटा हम जो ह्यूमंस हैं, ठीक है, वो देख करके बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं, है ना। और कुछ ना कुछ देख करके ही हम लोगों ने इंस्पिरेशन पाया है कुछ नई चीजें बनाने का, डिस्कवरी करने का, इनोवेशंस करने का, है ना, इन्वेंशंस करने का। तो उनमें से ही एक है बेटा कैमरा। ठीक है, फोटोग्राफिक कैमरा जो होता है, तो जैसा हमारे आंख का वर्किंग है ना, हमारे ह्यूमन आई का जैसा वर्किंग है, सेम टू सेम इसी को कॉपी करके एक आप समझ लो कि फोटोग्राफिक कैमरा बनाया गया है। जो पुराना वाला कैमरा होता था जिसमें रील लगे होते थे, फोटोग्राफिक फिल्म यूज होता था, है ना, वैसा वाला कैमरा जो फ्लैश मारता था इस तरीके से, पहले उसमें रील लगाते थे, बैटरियां लगाते थे, वो वाले जो कैमरा हुआ करता था। ठीक है, वो कैमरा बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो कॉपी करा हुआ है हमारे ह्यूमन आई का। ठीक है, कैसे भाई, तो आपने अगर देखा होगा तो कुछ इस तरीके का उसका शेप होता है ना, कुछ इस तरीके का शेप होता है। यहाँ पर एक आपको ढक्कन होती है। ठीक है, यहाँ पर एक ढक्कन होती है। तो जैसा हमारे ये देखो, ये क्या बोलते हैं इसको आप लोग, ठीक है, ये जिस तरीके से ढक्कन का काम करता है, जब हमें सोना है हमने इस ढक्कन को क्या कर दिया, बंद कर दिया, मतलब जब हमें इसको काम नहीं करना है तो हमने इस ढक्कन को बंद कर दिया। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, आईपाल क्या बोलते हो, जो भी है आप समझ गए होंगे। तो एक ढक्कन होती है, आपको जब भी फोटोग्राफी करनी होती है तो सबसे पहले आप क्या करते हो बेटा, इस ढक्कन को रिमूव कर देते हो, है ना, सबसे पहले इस ढक्कन को रिमूव कर देते हो। ठीक है, उसके बाद इसके बीच में एक लेंस होता है। ठीक है, इसके बीच में एक लेंस होता है। ये लेंस बिल्कुल सेम है बेटा जैसा कि हमारा आई लेंस होता है। ठीक है, जैसा कि हमारा आई लेंस होता है वैसा ही आई लेंस कैसा होता है बेटा, कन्वेक्स लेंस होता है। तो ये भी एक कन्वेक्स लेंस होता है। आ गई मेरी बात समझ में? इसके अलावा जैसा आपको हमारे आंख में पुपिल होता है वैसा ही एक शटर होता है बेटा इसमें। ठीक है, इसमें एक क्या बोलते हैं, डायफ्राम होता है। सिमिलर जैसा हमारे आईज में पुपिल होता है। पुपिल क्या करता है बेटा, लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है। हाउ मच अमाउंट ऑफ लाइट शुड बी एंटर्ड इनटू आवर आई, किसके द्वारा कंट्रोल होता है बेटा, तो
पुपिल के द्वारा कंट्रोल होता है। तो वैसा ही एक डायफ्राम होता है जिसको आप क्या कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो। साथ ही ये जो लेंस है इसको आप आगे पीछे कर सकते हो, है ना, ये लेंस को क्या कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, तो इसके द्वारा, डायफ्राम के द्वारा आप क्या कर सकते हो, ये जो लेंस है ना, लेंस के एपर्चर को कंट्रोल कर सकते हैं और उसके थ्रू अपन कितना लाइट एंटर करेगा वो भी कर सकते हैं कंट्रोल। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक शटर होता है बेटा। ठीक है, यहाँ पर एक शटर होता है जिसको खोलने पर लाइट क्या होती है, अंदर जाती है। और हमारे आईज में जैसा रेटिना होता है, रेटिना पर इमेज फॉर्म होता है, उस रेटिना के प्लेस पर यहाँ पर फिल्म होती है, फोटोग्राफिक फिल्म जिसको बोलते हो। ठीक है, तो ये लेंस क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। जैसा हमारा आई लेंस है ना, हमारे आई का जो लेंस होता है वो क्या करता है बेटा, ऑब्जेक्ट का रियल और इन्वर्टेड इमेज हमारे रेटिना पर बनाता है। उसी तरीके से ये लेंस रियल और इन्वर्टेड इमेज फिल्म पर बनाता है। क्लियर है मेरी बात? तो इसकी वर्किंग जो है बिल्कुल हमारे आई के जैसा ही है। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में अपने को नहीं पढ़ना है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन ही बस दूंगा। ठीक है, तो बेटे यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, है ना, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसका अपने को क्या करना है, यहाँ पर इमेज बनता है। अब देखो बेटा, हमारे आई में क्या था, एक स्पेशल पावर था जिसको अपन पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते थे। उसमें क्या होता था, ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे उसका इमेज हमेशा कहाँ बनता था, रेटिना में बनता था। ऐसा करने में उसको कौन हेल्प करता था बेटा, सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या करता था, उसके फोकल लेंथ को एडजस्ट कर देता था और वो अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करके उसका इमेज प्रॉपरली रेटिना पर बनाता था। बट यहाँ पर ऐसी सुविधा नहीं है, ये लेंस वैसा वाला लेंस नहीं है। ये लेंस कैसा है बेटा, ये जो लेंस है वो है फिक्स्ड फोकल लेंथ वाले लेंस है। तो अब इसका इमेज यहाँ पर कैसे बनाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर सुविधा होती है कि हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, लेंस को आगे पीछे कर सकते हैं इस तरीके से। तो जब आप लेंस को एडजस्ट करोगे, है ना, लेंस को एडजस्ट करोगे तो इसका प्रॉपर फोकस्ड इमेज आपको फिल्म पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फोटोग्राफिक कैमरा जो है वो काम करता है। तो आपको अगर पूछे कि फोटोग्राफिक कैमरा किस पर काम करता है, तो आप बोलोगे इसका वर्किंग ह्यूमन आई के वर्किंग के जैसा है। ठीक है, किस पर बेस्ड है, ह्यूमन आई के वर्किंग पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन बनता है इससे, तो आप समझ गए। ठीक है, तो एक नोट करके मैं लिख देता हूं, वर्किंग ऑफ फोटोग्राफिक कैमरा is same as working of human eye। ठीक है बेटे, ह्यूमन आई का जैसा वर्किंग है वैसा ही इसका भी वर्किंग होता है। ओके, अब आगे देखो, तो जब हम फोटो खींचते हैं बेटा, ठीक है, जब हम फोटो खींचते हैं तो क्या होता है कि एक पल के लिए, है ना, एक पल के लिए देखना आप, क्या होता है, फ्लैश जलता है। ठीक है, एक पल के लिए, जस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड या फिर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप बोल सकते हो। तो उतने समय के लिए यहाँ क्या होता है बेटा, ये शटर जो है ना, ये शटर खुल जाता है। जैसे ही ये शटर खुलता है, यहाँ से ऑब्जेक्ट से लाइट फटाक से यहाँ पर फिल्म पर पड़ती है और फिर से शटर बंद हो जाता है, फिर से शटर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए यहाँ पर लाइट पड़ती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए यहाँ पर लाइट पड़ती है। तो इसको कहते हैं हम लोग कि क्या बोल सकते हैं अपन इसको, मतलब लाइट का जो एक अमाउंट है वो यहाँ पर फिक्स पड़ना चाहिए, तब जाकर के आपका जो फिल्म, तब जो जाकर के आपका इमेज क्या होगा, सही से बनेगा। जैसा कि हम लोग कहते हैं ना, आप देखे होंगे कि अगर आपने यूज़ किया होगा पुराने वाले कैमरा, तो उसका रील जो है, रील है ना, फोटोग्राफिक फिल्म जो है वो रील में ऐसा गोल जैसा होता था, उसको निकाल करके अगर हवा दिखा दो, है ना, तो वो क्या हो जाते थे, खराब हो जाते थे। ठीक है, वो खराब हो जाते थे। तो उस पर लाइट बहुत ज़्यादा नहीं पड़नी चाहिए, एकदम फिक्स कैलकुलेटेड क्वांटिटी में उस पर लाइट पड़नी चाहिए। इस चीज़ का अपने को क्या करना होता है, ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। ओके, आप इसको बोल सकते हो कि मतलब जब हम इस शटर को उठाते हैं बेटा, तो जब ये शटर उठता है तो ये जो फिल्म है वो एक
क्या बोलते हैं, उस पर जो लाइट का एक्सपोजर है, मतलब उस टाइम के लिए हम क्या करते हैं, एक पल के लिए हमने शटर खोला, तो एक पल के लिए हमने अपने फोटोग्राफिक फिल्म को लाइट के सामने एक्सपोज कर दिया, ठीक है। तो उसको कहते हैं कि उस पर लाइट का एक्सपोजर हो रहा है उस दौरान, ठीक है। तो उस पर कितने समय के लिए लाइट का एक्सपोजर होना चाहिए, है ना, ये डिसाइड करता है कि हमारा जो इमेज है वो कितना फोकस्ड, वेल फोकस्ड होगा, कितना बढ़िया इमेज बनेगा। ये बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो फॉर प्रॉपर एक्सपोजर ऑफ लाइट टू दी फोटोग्राफिक फिल्म, है ना, ये एक फिक्स क्वांटिटी होनी चाहिए, ये फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में? तो चलो इस चीज के ऊपर बेसिकली न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटे। कैमरा से जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो इसी पार्ट से आते हैं, तो आपको इस चीज को समझना है, ठीक है। फॉर प्रॉपर एक्सपोजर ठीक है, फॉर प्रॉपर एक्सपोजर टू द फिल्म, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, I इंटू एस इंटू टी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। I इंटू एस इंटू टी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब इसमें ये I क्या है बेटा, तो दिस I इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और ये S क्या है बेटा, एरिया ऑफ लेंस, ठीक है, एरिया ऑफ लेंस एक्सपोज्ड, ठीक है, एरिया ऑफ लेंस एक्सपोज्ड। और T क्या है, टाइम ऑफ एक्सपोजर, टाइम ऑफ एक्सपोजर, ओके। तो ये तीन क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ओके। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, हम जो यहाँ पर लेंस यूज करते हैं, इसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर वही क्या कहलाता है बेटा, एपर्चर कहलाता है। एपर्चर पहले भी पढ़ा है हमने। एपर्चर ऑफ लेंस क्या होता है बेटा, एपर्चर ऑफ लेंस होता है इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड एपर्चर, ठीक है। इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड डायमीटर। तो मान लो इसमें जो हमने लेंस यूज किया है उसका डायमीटर कितना है, d है, तो उसका एपर्चर क्या हो गया बेटा, d हो गया, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ लेंस होता है और जो एपर्चर है उसमें क्या रिलेशन होता है बेटा, ध्यान रखना कि S बराबर क्या होता है, d स्क्वायर, ठीक है। S बराबर क्या होता है, d स्क्वायर, ध्यान से याद रखें, है ना। S जो है, या फिर आप बोल सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ लेंस एक्सपोज्ड जो है वो ऑब्वियस सी बात है ना। डायमीटर एरिया निकालोगे उस लेंस का, ठीक है, तो क्या होगा, पाई d स्क्वायर बाय 4, पाई d स्क्वायर, तो d के क्या हुआ, प्रोपोर्शनल हुआ। तो आप इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी रिप्लेस कर सकते हो, I इंटू एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, डी स्क्वायर इंटू टी इक्वल्स टू क्या बेटा, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हुआ, ये दूसरा फॉर्मूला हुआ, ओके। और तीसरा टर्म जो है, अब देखो जो ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, फॉर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ऑफ, आपने याद करो बेटा, पढ़ा था कि लाइट जो होती है उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी करके आपने टर्म पढ़ा था। किसमें बेटा, आप 7 फंडामेंटल में से एक फंडामेंटल क्वांटिटी जानते हो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका क्या होता है बेटा, कैंडेला होता है यूनिट। तो फॉर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मान लो उसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या हो, L हो, देन उसकी इंटेंसिटी जो है वो डिफाइन होता है L बाय, मतलब I जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है I अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, I अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी L अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें L क्या है बेटे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, L क्या है, L क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, और R क्या है, बेटा डिस्टेंस है, कहां से, उस सोर्स से,
ठीक है। एल क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ सोर्स, और आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। ठीक है बेटा, तो मैं इस चीज को रिप्लेस कर सकता हूं, देखो आई को रिप्लेस कर सकता हूं एल अपॉन आर स्क्वायर से। ठीक है, आई को एल अपॉन आर स्क्वायर से रिप्लेस कर सकता हूं, इंटू एस इंटू टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये एक और बन जाएगा, या फिर एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू एस की जगह क्या, डी स्क्वायर इंटू टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इनमें से किसी भी फॉर्मूले की आपको जरूरत पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर के इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, आई इंटू एस इंटू टी है, फिर बाकी इसका कन्वर्जन ही तो है। ठीक है, कन्वर्जन ही है इसका। ठीक है, तो ये इसको याद रखो, और आई को याद रखना है कि वो कैसे होता है बेटा, एल अपॉन आर स्क्वायर होता है, एस क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर होता है। तो इसको यूज करके हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहां से अगर हमें कुछ कंक्लूजन्स निकालने हो, ठीक है बेटे, कुछ कंक्लूजन्स अगर निकालने हो तो क्या कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी, तो यहां पर देखो बेटा, अगर मैं बोलूं कि पहला कंक्लूजन, इफ area of lens is constant, ठीक है, इफ एरिया ऑफ लेंस इज कांस्टेंट यानी एस कांस्टेंट हो जाए, एस कांस्टेंट गिवन हो बेटा, तो आई इंटू टी बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, आई इंटू टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आगे मेरी बात समझ में, ओके। और दूसरा क्या हो सकता है बेटा, आई को और क्या लिख सकता हूँ, एल अपॉन आर स्क्वायर, है ना, तो एल बाय आर स्क्वायर इंटू टी भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इसमें से किसी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड अगर मान लो बेटा आई कांस्टेंट हो जाए, इफ इंटेंसिटी इज कांस्टेंट, तो बेटा क्या होगा, एस इंटू टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, एस इंटू टी कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, एक ये यूज कर सकते हो, और एस को क्या लिख सकता हूं मैं बेटा, डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर इंटू टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये भी हो जाएगा। तो यहां से देखो डी क्या है बेटा, एपर्चर है ना, डी क्या है, एपर्चर है, और टी क्या है, टाइम है, तो और ये कांस्टेंट है, तो टी क्या हो गया बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर टाइम ऑफ एक्सपोजर जो है, टाइम ऑफ एक्सपोजर, ठीक है, टाइम ऑफ एक्सपोजर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1 अपॉन डी क्या है बेटा, एपर्चर, तो 1 अपॉन एपर्चर का स्क्वायर, 1 अपॉन एपर्चर का स्क्वायर। ठीक है, टाइम ऑफ एक्सपोजर जो है वो एपर्चर के स्क्वायर के इनवर्स होता है, यानी एपर्चर ज्यादा है तो टाइम ऑफ एक्सपोजर कम होगा, एपर्चर कम है तो उसका टाइम ऑफ एक्सपोजर ज्यादा होगा। आ गई मेरी बात समझ में, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, टाइम ऑफ एक्सपोजर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एपर्चर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ एपर्चर, तो ये कहानी हो गई। ठीक है, उसके अलावा कैमरा के केस में एक और टर्म आपको जानने लायक है, उसको कहते हैं बेटा एफ नंबर। ठीक है, क्या कहते हैं, एफ नंबर। क्या होता है एफ नंबर, एफ नंबर, एफ नंबर it is defined as the ratio of focal length and aperture। ठीक है, फोकल लेंथ और एपर्चर का जो रेशियो होता है उसको एफ नंबर कहा जाता है, यानी एफ नंबर इज इक्वल टू एफ अपॉन डी। ओके, एफ नंबर इज
इक्वल टू एफ अपॉन डी। वो आ गई मेरी बात समझ में बेटा। तो यहां से आपको देखो एफ नंबर और एपर्चर में क्या रिलेशन है, तो देयरफॉर एफ नंबर जो है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एपर्चर। ठीक है, एफ नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एपर्चर। और प्रीवियसली हमने क्या देखा बेटा कि टाइम ऑफ एक्सपोजर जो है, टाइम ऑफ एक्सपोजर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, 1 अपॉन एपर्चर स्क्वायर का, एपर्चर के स्क्वायर का। और यहां से आपको दिख रहा है कि 1 अपॉन एपर्चर क्या है, एफ नंबर। तो 1 अपॉन एपर्चर इज एफ नंबर, तो ये क्या हो गया बेटा, एफ नंबर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या समझ आ रहा है बेटा, टाइम ऑफ एक्सपोजर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एपर्चर का स्क्वायर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ नंबर का स्क्वायर। ठीक है, टाइम ऑफ एक्सपोजर एपर्चर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर और एफ नंबर का स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये सब डेटा आपको जरूरत पड़ती है क्वेश्चंस बनाते वक्त। ओके, आ रही मेरी बात समझ में बच्चों? क्या करें, एक आध क्वेश्चन कर लें इसके ऊपर तो क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। सी, इसका क्वेश्चन मिल जाएगा, चलो मिल तो जाना चाहिए। हाँ ठीक है भाई। एग्जाम्पल सी क्या कह रहा है बेटा कि द प्रॉपर एक्सपोजर टाइम फॉर अ फोटोग्राफिक प्रिंट, द proper exposure the proper exposure time for photographic film is 20 second at a distance of 0.6 meter from a 40 candela power lamp। ठीक है, how long will you expose the lamp sorry, how long will you expose the same print, how long will you expose the same film at a distance of 1.2 meter from a 20 candela power lamp। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। तो देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रॉपर एक्सपोजर टाइम। तो पहले जो आपका टाइम ऑफ एक्सपोजर था वो कितना था बेटा, 20 सेकेंड था। ठीक है, तो T1 मैंने ले लिया क्या, 20 सेकेंड। दिस टाइम आपका डिस्टेंस क्या था बेटा, R1 0.6 मीटर, और दिस टाइम आपका L1 क्या था, 40। ठीक है, 40 कैंडेला यानी 40 CD। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम, ठीक है, T2 आपको निकालना है। दिस टाइम R2 आपका कितना है, 1.2 मीटर, एंड दिस टाइम L2 आपका कितना है, 20 CD। ठीक है, ऐसा है आपका कहानी। तो बेटे यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि हम जो है सेम लेंस यूज कर रहे हैं। ठीक है, सेम कैमरा यूज कर रहे हैं, तो उसका जो ये है क्या, एपर्चर है वो हमें सेम रखा गया। एपर्चर में कोई चेंज यहाँ पर गिवन नहीं है, तो एपर्चर क्या है, सेम है। ठीक है, यानी एस क्या है, एस बोल लो, डी बोल लो, डी कांस्टेंट है। ठीक है, डी कांस्टेंट है, तो कौन सा क्या फॉर्मूला था बेटा, आई इंटू
s इंटू टी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो चूंकि s कांस्टेंट है बेटा, तो i इंटू टी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। और i क्या होता है बेटा, l अपॉन आर स्क्वायर इंटू टी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। यानी L1 अपॉन R1 का स्क्वायर इंटू T1 शुड बी इक्वल्स टू L2 अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू T2। ठीक है, तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। तो L1 कितना है बेटा 40, R1 कितना है 0.6 का स्क्वायर, और टाइम 1 कितना है 20, L2 कितना है बेटे 20 अपॉन R2 कितना है 1.2 का स्क्वायर, और T2 अपने को पता करना है। ठीक है, T2 अपने को पता करना है। ठीक है, तो देखो ये और ये हो गया कैंसिल बेटे। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया। हमें क्या चाहिए, T2 चाहिए, हमें T2 चाहिए। तो C देयरफॉर T2 इक्वल टू 40 इंटू 1.2 बाई 0.6 का स्क्वायर, तो 40 इंटू 2 टू ज़ा 4, तो दिस इज 160 सेकेंड। तो T2 इक्वल्स टू सेकेंड टाइम जो आपको एक्सपोजर देना पड़ेगा वो 160 सेकेंड का देना पड़ेगा, है ना, विच इज अ करेक्ट आंसर, विच इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बच्चों आज की सभा हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कल के लेक्चर में हम लोग कुछ नई चीजें सीखेंगे। ओके, बाय बाय।